तो अभी हमने यहाँ पे बात की कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं जब भी क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस होता है। माइटोसिस और मियोसिस क्या है, ये प्रोसेस है सेल डिवीजन की। जो माइटोसिस है वो हमारे कहाँ पे होती है, सोमेटिक सेल में होती है। सोमेटिक सेल कौन से होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसी को हम बोलते हैं नॉन सेक्स सेल। आप सारे एग्जाम्पल मान सकते हो, मतलब स्पर्म और एग को छोड़कर, स्किन सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, सारे सोमेटिक सेल हैं। उसके अलावा मियोसिस कहाँ पे होती है, मियोसिस हमें होती है हमारे जर्म सेल के अंदर। जर्म सेल क्या होते हैं, सेक्स सेल, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब मियोसिस होती है उस टाइम पे एक सेल 4 सेल बनाता है, पहले क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और बाद में इनका सेपरेशन होता है। लेकिन माइटोसिस में ओनली क्या होता है, यहाँ पे सेपरेशन होता है, पेयरिंग नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला इवेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, जो आप काफी डिटेल में करोगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है कि आप इसको अभी से ही तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री में भी आता है, बायोमोलिक्यूल्स में, और +1 में भी हमने किया ही है। जैसे भी हमने यहाँ पे कहा कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर कैरी होती है, डीएनए के अंदर। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए की फॉर्म में भी कंटेन करते हैं। जैसे आपने वायरस के बारे में सुना होगा, बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन एनकोड करता है, हमने कहा था कि हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल की। तो जो हमारा ये डीएनए और जो आरएनए है, ये क्या होते हैं, दीज आर दी न्यूक्लिक एसिड, एसिड है, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड है, नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरे का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे जो आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास आरएनए का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले डीएनए के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी, और प्लीज आप इसको पढ़कर आना क्योंकि ये तो बार बार आएगा। डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। अगर मैं आपको यहाँ पे ये बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो देखिए मेरे पास एक स्ट्रैंड डीएनए का ये वाला है और एक स्ट्रैंड मेरे पास डीएनए का ये वाला है, तो इसके टू स्ट्रैंड्स होते हैं। लेकिन आरएनए का अगर आप देखोगे इसका सिंगल ही स्ट्रैंड होता है, तो हम कहते हैं आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ओनली वन ही स्ट्रैंड प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो हम क्या बोलते हैं, डीएनए कह लो या आरएनए कह लो, क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब दोनों बनते किससे हैं, तो डीएनए और आरएनए किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड, फोर्थ न्यूक्लियोटाइड, सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब मैनी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, और यहाँ पे भी लिखा है आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। लेकिन डीएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो स्ट्रैंड होते हैं और आरएनए के अंदर ओनली वन ही स्ट्रैंड होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक न्यूक्लियोटाइड दिखाती हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस न्यूक्लियोटाइड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और बिलीव मी, डीएनए का स्ट्रक्चर ये इतनी बार आपको हर जगह रिपीट होगा, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, तो प्लीज इसको तो आप अच्छी तरीके से कर लेना। यहाँ पे जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है उसको बनाते हैं हमारे पास, शुगर बनाती है, शुगर के बाद एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, और लास्ट में होता है हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारे पास शुगर है, और ये कैसी शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर का मतलब होता है 5 कार्बन वाली शुगर। अच्छे तरीके से, काफी अच्छे वाले डायग्राम है,
साफ साफ बताया गया है कौन सा कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन अभी शुगर होती है दो टाइप की, एक होती है राइबोज शुगर जो आरएनए में प्रेजेंट होती है, इसलिए बोलते हैं ना राइबो न्यूक्लिक एसिड, और सेकेंड होती है डीऑक्सीराइबोज जो डीएनए में प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा सिंपल है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है एक्सेप्ट द कार्बन नंबर 2। अगर आप राइबोज शुगर को देखोगे तो कार्बन नंबर के सेकेंड नंबर पोजीशन पर यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप इस यहां से इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, डीऑक्सी कर दो, राइबोज शुगर से क्या कर दो, ऑक्सीजन को डिलीट कर दो, डीऑक्सी, तो वो बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। उसके बाद तो पहली बात तो न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक शुगर चाहिए। सेकंड उसके बाद हमें चाहिए आपके नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस का मतलब क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, मतलब जिनकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और सेकंड होते हैं पिरिमिडीन। प्यूरिन होता है एजी मतलब एडेनाइन और आपका ग्वानिन, पिरिमिडीन होता है सीटीयू। आप इसको चंडीगढ़ की बसेस से लर्न कर सकते हो, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, मतलब साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। तो पिरिमिडीन सीटीयू है और प्यूरिन होते हैं एजी एडेनाइन और आपका ग्वानिन। तो ये सारे क्या हमारे पास, ये है नाइट्रोजनस बेस, ये भी न्यूक्लियोटाइड को बनाने में हेल्प करते हैं। अब स्ट्रक्चर अगेन अगले वाले चैप्टर में करवाऊंगी, जस्ट ओनली यहाँ पे थोड़ा सा करना है। और लास्ट में होता है फॉस्फेट। तो जब ये तीनों चीजें कंबाइन होती है ना तो हमारे पास फिर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो हमारे पास जैसे देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे रिमूव करूं तो हमारे पास जो आपका ये शुगर होती है, शुगर का जो पहला नंबर वाला कार्बन है ना, ये आपका यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होता है, और जो ये शुगर का 5th नंबर कार्बन है ये यहाँ पे फॉस्फेट के साथ अटैच होता है। तो ये बन गया एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। अब नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, कुछ भी हो सकता है। अब इस इसका ध्यान रखना, जो प्यूरिन है, एडेनाइन और ग्वानिन डीएनए और आरएनए दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम पिरिमिडीन की बात करें ना, तो इस पिरिमिडीन में हमारे पास साइटोसिन भी दोनों में प्रेजेंट है, डीएनए और आरएनए में। लेकिन थायमिन एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो ओनली डीएनए में ही होता है, आरएनए में नहीं होता। और यूरेसिल भी एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो ओनली आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। अब इसी तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड और बनेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड बन जाएगा। तो अभी अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसको देखिए, हमारे पास देखिए ये हमारे पास ये है शुगर, ये वाला पेंटोज शुगर है, इसका कार्बन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे टी मतलब थायमीन है, और यहाँ पे 5th नंबर देखिए यहाँ पे फॉस्फेट है। तो देखिए मेरे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, एक ये शुगर है और यहाँ पे जी है मतलब ग्वानिन है, और यहाँ पे फॉस्फेट है। तो मेरे पास ये आपका सेकेंड न्यूक्लियोटाइड हो गया है। अब देखिए ये मेरे पास 3rd हो गया है, ये 4th हो गया है, जितने मर्जी देख लो। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, आपस में कंबाइन होते हैं। अब कौन सा बॉन्ड हेल्प कर रहा है वो सारी बातें हम बाद में करेंगे जब नेक्स्ट वाला चैप्टर करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि डीएनए हो या आरएनए हो, ये हमारे पास किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। और आरएनए में एक ही चेन है, डीएनए में दो चेन होती है, और दोनों चेन आपस में यहाँ पे ज्वाइन होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आपको इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो अभी हमने यही बात की, कहाँ की हमारी स्लाइड, कि जो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इज एनकोडेड। अब देखो इसको एनकोड कौन कर रहा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसका, न्यूक्लिक एसिड का, जो दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। ये भी आपको मैंने बता दिया। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर होती है, फॉस्फेट होता है, और साथ में नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस 4 टाइप के होते हैं, सॉरी 4 टाइप के नहीं, हाँ डीएनए के अंदर 4 टाइप के हैं, एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन और आपका थायमिन।
उसके बाद हमारे पास जो डीएनए उसमें क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है इसको भी बता ही देती हूँ अभी। जैसे क्योंकि आप लोगों को तो ऐसे पता ही होगा कि जब भी हमारे पास ये दो स्ट्रैंड कंबाइन होते हैं ना आपस में, तो एक इसमें रूल चलता है कि जो ए होगा वो हमेशा टी के साथ कंबाइन करेगा, जी हमेशा सी के साथ कंबाइन करेगा। मतलब ग्वानिन का बॉन्ड हमेशा साइटोसिन के साथ बनेगा और एडेनाइन कह लो या टी कह लो, इसका बॉन्ड हमेशा इसके साथ बनेगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे लास्ट में बस जो आपको करवाना चाहती हूँ, थोड़ा सा 10 मिनट और लूंगी, कि जो हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है अब वो सारी कहाँ पे कैरी हो रही है, डीएनए के अंदर, वो आपने देख लिया। अब डीएनए अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए डीएनए ही बनाता है कई बार तो, उसको फिर हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब देखो अभी जो हमने पढ़ा ना वहां पे कि जो जीन है वो डीएनए का पार्ट है और बाद में वो एक्सप्रेस होके ट्रेट बनाता है। वो ट्रेट क्या है, वो ये प्रोटीन ही है। अभी प्रोटीन कैसे बनेगी देखिए, जो हमारा डीएनए है ये अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, आरएनए की फॉर्म में चेंज करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपकी पहले डीएनए की फॉर्म में थी, डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन को आरएनए की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो आरएनए अब आपको पता है 3 टाइप के होते हैं मोस्टली, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए और लास्ट होता है टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। अब ये जो 3 टाइप के आरएनए है ना, जो प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में बनते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी लिस्ट है, ये ऐसे आरएनए हैं जो ओनली यूकैरियोट के अंदर बनते हैं, प्रो में नहीं बनते हैं। लाइक प्री मैसेंजर आरएनए, एसएनआरएनए, ये आप देख लेना बाद में। और उसके बाद जो ये आरएनए जो बना है डीएनए से, ये आपका चेंज हो जाता है प्रोटीन के अंदर। तो ये जो तीनों प्रोसेस है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम बात करें ना कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है मदर से फादर में, सॉरी पेरेंट्स से लेके उसमें उनके चाइल्ड में, तो वो डीएनए की इंफॉर्मेशन आपकी प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, तब कहीं जाके हमें वो चीज देखने को मिलती है। तो जितने भी जीन है वो किसको एनकोड करती है, ट्रेट को। लेकिन ये ट्रेट है क्या, जब ये प्रोटीन बनता है तब कहीं जाके हमें वो नजर आता है। आप ये समझ लो कि हम अपनी बॉडी में जितने भी कुछ देख पा रहे हैं ना, वो जस्ट ओनली इस प्रोटीन की वजह से है। डीएनए के पास वो इंफॉर्मेशन जरूर है, लेकिन अगर डीएनए उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा ना, प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो कुछ नहीं नजर आने वाला, कुछ भी नहीं। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहले क्या होती है, पहले आपकी चेंज होती है डीएनए से आरएनए की फॉर्म में, और आरएनए बाद में उसको प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब मुझे लगता नहीं है कि आपको ये नहीं पता होगा प्रोटीन किससे बनती है, सबको पता होता है किससे बनती है, अमाइनो एसिड से बनती है। तो अमाइनो एसिड क्या करते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ये हमारे पास ओनली लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे और। तो अमाइनो एसिड के पास क्या होगा, जितने भी अमाइनो एसिड है, पहले तो हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। अब हमारे पास जो अमाइनो एसिड होता है उसके पास हमेशा ही सेंटर में एक अल्फा कार्बन होता है, सेंटर में कार्बन होता है, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और एक साइड पे हाइड्रोजन होता है, और एक साइड पे होता है आर रेडिकल ग्रुप। आप सबको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए उसके साथ यहाँ पे 4 मतलब यहाँ पे अटैच हो सकते हैं 4, हाँ यहाँ पे 4 कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या चीज है, जो यहाँ पे नंबर है ना 1 2 3, जितने भी ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड है ये सब में होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो आर रेडिकल ग्रुप है यही सारे अमाइनो एसिड में क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब यही एक अमाइनो एसिड को यूनिक बनाता है। अब वो 20 अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, ये हैं देखिए सारे के सारे। हमारे पास नॉन पोलर है, एलिफेटिक है, मतलब विदाउट चेन।
ग्लाइसिन हो गया, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन। और आप देख सकते हो ये जो पिंक कलर है ये इनका आर ग्रुप बता रहा है। बाकी आप देखिए सब में सारी चीजें सेम है, सेंटर में अल्फा कार्बन है, इधर अमाइनो है, कार्बोक्सिल आपका हाइड्रोजन है। तो प्लीज आपको ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप केमिस्ट्री में जब बायोमोलिक्यूल्स करोगे वहां पर भी आपको ये सारा सब कुछ करना ही पड़ेगा। और प्लस 1 का भी बायोमोलिक्यूल्स जो आप बायो में पढ़ते हो, तो इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि आप इसको पहले ही कर लो, क्योंकि करना तो आपको पड़ेगा ही। इसके अलावा पोलर अनचार्ज भी, जिसमें सीरीन आता है, थ्रियोनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, एस्पाराजिन, आपका ग्लूटामिन। अब इस चीज का भी ध्यान रखना, सिस्टीन और मिथ्योनिन दो एक ऐसे अमीनो एसिड हैं जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं, इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिस्टीन और मिथ्योनिन ही क्या करता है, सल्फर कंटेन करता है। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, जिसमें आर ग्रुप होता है हमारे पास हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड के नाम बताइए। तो तीन एरोमेटिक अमीनो एसिड है, फिनाइल एलानिन जो आप देख सकते हो रिंग है, टायरोसिन और आपका ट्रिप्टोफैन। इनका सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनाइल एलानिन का सिंबल होता है एफ, टायरोसिन का होता है Y, और लास्ट में ट्रिप्टोफैन का होता है W। और लास्ट हमारे पास आते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड। पॉजिटिवली चार्ज वाले को एसिडिक भी बोलते हैं और नेगेटिवली वाले को बेसिक भी बोलते हैं। पॉजिटिव में चले आते हैं लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, और नेगेटिवली में, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज वाले को हम बेसिक बोलते हैं और नेगेटिवली वाले को एसिडिक बोलते हैं। सॉरी, एसिडिक में ओनली दो ही होते हैं, ग्लूटामेट जिसको हम ग्लूटामिक एसिड भी बोलते हैं, और एस्पार्टेट जिसको हम एस्पारेटिक एसिड भी बोलते हैं। जो इस बार नीट में क्वेश्चन आया था, लाइसिन पे क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आया था और सेम क्वेश्चन बायो में भी आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड। और सोचो ऑप्शन भी सेम, लाइसिन लाइसिन। तो ये चैप्टर, जो जो चैप्टर आपके कॉमन होते हैं ना, वो तो आपको कुछ छोड़ने ही नहीं चाहिए, उनको अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका एडवांटेज आपको दो जगह मिल रहा है। तो ये थे हमारे पास आपके अमीनो एसिड। अब अभी भी हमने कहा अमीनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब कैसे प्रोटीन बनाते हैं, सारे अमीनो एसिड को जुड़ना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये देखिए हमारे पास ये एक अमीनो एसिड है और ये आपका सेकेंड अमीनो एसिड है, दोनों जब जुड़ते हैं कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन गए तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, और क्या बन जाती है बाद में, प्रोटीन बन जाती है। लेकिन अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बतानी है कि हमारे पास ये जो प्रोटीन जो बनी है, ठीक है, जो हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड क्या बना रही है, प्रोटीन बना रही है। लेकिन इस अमाइनो एसिड की सारी इंफॉर्मेशन हमारी एमआरएनए के पास होती है। और एमआरएनए के पास क्या होता है, खुद ही बताइए, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो ये जो लिस्ट आप देख पा रहे हो ना, इसको बोलते हैं कोडोन। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा कोई बता दो, जैसे यू है, ये फिनाइल एलानिन को कोड करता है, सीयू ल्यूसिन को कोड करता है, एयू हमारा आइसोल्यूसिन को कोड करता है। तो ये सारी, अब एमआरएनए के ऊपर किस तरीके से इंफॉर्मेशन अरेंज है, उसके बेसिस पे ही वहां पे प्रोटीन बनती है, ठीक है। जिसको, और ये वाला पोर्शन भी हम आपका नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कैसे कैसे मतलब काम हो रहा है, कि हम किस लेवल पे जाएंगे। तो मैंने आपको इतनी ही चीजें आज बतानी थी कि हमारे पास, आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए थे आपकी बेसिक के। लास्ट पोस्ट में शायद 2-3 पॉइंट रहते हैं, उनके बारे में आपको बता दूं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर है, आपके ये नाइट्रोजन बेस है और उसके बाद ये अमाइनो एसिड है, इनको तो आप अभी से ही लर्न करना शुरू कर दो, क्योंकि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद ये कोडोन वाला पार्ट तो चलो मैं आपको करना सिखाऊंगी। लास्ट पोर्शन क्या है कि म्यूटेशन क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। म्यूटेशन क्या होता है, जब भी डीएनए के अंदर कोई ना कोई चेंज आ जाता है, उसको बोलते हैं म्यूटेशन।
तो जब भी म्यूटेशन हो गया है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और जब भी वो चेंज होता है तो वो चेंज कैसा होता है, इनहेरिटेबल, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में पास होगा और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा। और कई बार देखिए, अभी हमने क्या कहा, एक जीन क्या होती है, एक ट्रेट को एक्सप्रेस करती है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक ट्रेट को क्या करता है, मल्टीपल जीन इफेक्ट करती है, मतलब मल्टीपल जीन एक सिंगल ट्रेट को अनकोड करती है। तो कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जिनको अफेक्ट कौन करते हैं, मल्टीपल फैक्टर। जैसे भी हमने एक एग्जांपल उसका भी लिया था, आपका ह्यूमन के हाइट का और आपके स्किन कलर का। ये जो स्किन कलर है वो जीन तो कंट्रोल करती ही करती है, लेकिन साथ ही साथ वहां पे एनवायरमेंटल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। और जब भी म्यूटेशन हो जाएगा जीन के अंदर, मतलब डीएनए चेंज, तो मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज, तो वो क्या चीज करेगा, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है, चेंज आना। तो एवोल्यूशन क्या होता है, जेनेटिक चेंज, मतलब जीन के अंदर का चेंज, और जीन के अंदर का चेंज मतलब डीएनए के अंदर का चेंज। तो एवोल्यूशन को हम दो स्टेप पे देखते हैं। पहला, हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन अराइज होती है, और बाद में जेनेटिक वेरिएशन आने के बाद जेनेटिक वेरिएंट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वही क्या करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, और वही क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। लेकिन जो पहले पहले जो जीन्स प्रेजेंट थी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स है, बाकी पोर्शन फिर आपका हम कल करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो प्लीज आप इनको पढ़कर आना, मतलब आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी जब हम बात करेंगे तो आपको ये कुछ ये नहीं होना चाहिए कि चीजें ऊपर से निकल रही है कि डीएनए कहाँ है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, या एलील क्या है। अगर हम बात करें माइटोसिस हो रही है, मियोसिस हो रही है, तो एकदम आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं, हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए माइंड में, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, होमोलोगस क्या है, या हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बता दीजिए। असीमता संदेश, नो मैम। असीमता आपको? ओके, चलो ठीक है फिर, नो। बाकी फिर आपका कल करेंगे, ठीक है।